बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। असद आईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं मोहम्मद शाहिद आपसे मुखातिब हूँ। C++ बिगिनर्स ट्यूटोरियल कोर्स की 16वीं वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रैंडम नंबर जनरेशन की एक गेम है। हम कंप्यूटर के साथ एक छोटी सी गेम खेलेंगे जिसमें हम कंप्यूटर को कुछ नंबर देंगे और कंप्यूटर खुद से अपनी तरफ से कोई नंबर जो है वो अपने पास सोच के महफूज रखेगा, अपने पास रखेगा। फिर हम गैस करेंगे, कोई नंबर देंगे उसको, फिर कंप्यूटर हमें बताएगा कि आया कि हमारा नंबर ठीक था या हमारा नंबर जो है वो उस रेंज से छोटा था, जो कंप्यूटर ने सोचा उस नंबर से छोटा था, या जो नंबर है वो उससे बड़ा था। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम कुछ फंक्शन यूज़ करेंगे जो पहले से बने हुए हैं। srand फंक्शन है, rand फंक्शन है। बेसिकली ये rand फंक्शन जो है ना, ये रैंडम नंबर जनरेशन के लिए है, कोई भी रैंडम नंबर को जनरेट करता है। और srand जो फंक्शन है ये बेसिकली क्या करता है, ये जो रैंडम नंबर वाला फंक्शन है उसको कोई नंबर देगा, उसके लिए कोई क्या करेगा, एक नंबर जनरेट करेगा srand। इसकी डिटेल थोड़ी सी आगे जाके पढ़ते हैं, हम देखते हैं जब प्रोग्राम बनाते हैं कि ये कैसे काम करेगा। हम रैंडम नंबर अकेला भी फंक्शन यूज कर सकते हैं, ये भी नंबर को जनरेट करेगा। लेकिन srand को हम क्यों साथ में इस्तेमाल करते हैं, उसकी एक छोटी सी रीजन है। वो ये है कि srand जो है वो प्रिपेयर करता है किसी नंबर को रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। अब srand में हम कोई ऐसी वैल्यू दे देते हैं जो कि चेंज होने वाली हो, हर वक्त चेंज होती रहे। जैसे मिसाल के तौर पर टाइम यूज करते हैं। इसमें टाइम एक ऐसी चीज है जो हर वक्त चेंज होता रहता है। अगर हम srand जो फंक्शन है इसके अंदर हम टाइम यूज कर लें तो ये होगा कि चूंकि टाइम हर वक्त चेंज होता रहता है, हर वक्त हर सेकंड के बाद नया टाइम होता है, सेकंड्स के हिसाब से अगर हम देखें तो वो srand फंक्शन हर दफा जब rand फंक्शन को एक नया नंबर देगा, तो ये srand और rand फंक्शन दोनों यूज करते हैं जो रैंडम नंबर जनरेशन के लिए। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, इसके लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया है, उसको आपको समझाते हैं। जी, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, दो हेडर फाइल्स को साथ में इंक्लूड करना है। पहले हम एक हेडर फाइल यूज कर रहे थे iostream.h, एक आपने time.h जो है इसको इंक्लूड करना है साथ में, और एक stdlib इसको आपने इंक्लूड करना है। ये दो आप जो है वो इंक्लूड करेंगे क्योंकि टाइम का जो फंक्शन है ये भी हम इसमें यूज करने वाले हैं, और इसके साथ जो रैंडम नंबर जनरेशन वाला srand का फंक्शन है उसके लिए हमें stdlib की जरूरत है। बाकी हम अपना प्रोग्राम उसी तरह शुरू करते हैं। जिनके पास तो 32 बिट कंपाइलर है या 5.6.3, जिस तरह मेरे पास ये डेव का जो कंपाइलर है, अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो वो यूजिंग नेम स्पेस std लिखेंगे। जो पुराने वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो नहीं लिखेंगे, और साथ में iostream के साथ .h यूज़ करेंगे। उसी तरह इंटीजर मेन लिखेंगे, और फिर हम क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं। इंटीजर टाइप के हमने यहाँ 5 वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं। एक ये सीक्रेट नंबर का है जिसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 के साथ। एक यूज़र नंबर का है जिसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 के साथ। एक लोअर लिमिट है उसको भी 0, एक अपर लिमिट है उसको भी 0, और एक रेंज है उसको भी हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर दो सी आउट स्टेटमेंट है, इसमें आप कोई भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे अभी हमने ये प्रिंट करवाया माई स्टूडेंट ID इज लाइक दिस, कुछ भी आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमने जो स्टेटमेंट्स प्रिंट करवाई हैं वो बेसिकली यूज़र से इनपुट ले रही हैं कि आपकी लोअर और अपर लिमिट क्या होगी। सी आउट प्लीज एंटर लोअर लिमिट, जो भी वैल्यू हम लिखेंगे वो लोअर लिमिट का जो वेरिएबल है उसमें चली जाएगी। इसी तरह फिर प्लीज एंटर अपर लिमिट, जो भी वैल्यू हम यहाँ पे एंटर करेंगे वो वेरिएबल अपर लिमिट में चली जाएगी। आप ये बात तो जानते हैं कि पहले हमने इन वेरिएबल्स को लोअर लिमिट और अपर लिमिट को 0 से इनिशियलाइज किया है। जब हम नई वैल्यू देंगे तो वो वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, 0 की जगह पे जो भी वैल्यू हमने एंटर की होगी वो आ जाएगी।
उसके बाद हमने सिंपल क्या काम किया है, सी आउट कंप्यूटर इज कैलकुलेटिंग अ रैंडम सीक्रेट नंबर इन द गिवन रेंज। ये सिंपल एक मैसेज प्रिंट करवाया, इसे कंफ्यूज ना हो। सी आउट के बाद हमने क्या किया, बैकस्लैश n लिखा, एक लाइन खाली छोड़ेगा, फिर ये सिंपल मैसेज प्रिंट करवा देगा। मैसेज प्रिंट करवाने के बाद फिर एक लाइन खाली छोड़ देगा। हाँ जी, उसके बाद हमने लिखा है एस रैंड टाइम और ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है नल। बेसिकली ये एस रैंड का फंक्शन हमने कॉल किया है और इसको हमने क्या किया, एक टाइम का फंक्शन पास कर दिया। ये क्या करेगा, टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट करके इस एस रैंड फंक्शन को एक वैल्यू दे देगा टाइम की, और उस वैल्यू में से उस वैल्यू को फिर हम यूज कर सकेंगे आगे रैंड के फंक्शन के लिए, जहां कहीं भी हमने रैंडम फंक्शन जनरेट करना है। नेक्स्ट हमने कौन सा काम किया है, रेंज जो वेरिएबल यहां पे डिक्लेयर किया था उसको हमने वैल्यू दी है। रेंज इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1। ये बेसिकली आपको ये बताएगा कि आपकी रेंज के अंदर टोटल कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं, यानी टोटल कितने हिस्से हो सकते हैं, कैरेक्टर नहीं, टोटल कितने हिस्से हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने रेंज दे दी है उसको 10 से 20 तक, हमने लोअर लिमिट 10 दे दी, अपर लिमिट 20 दे दी। लोअर लिमिट 10 दे दी तो अपर लिमिट होगी 20, तो 10 से लेकर 20 तक टोटल कितने हिस्से बनेंगे, 10 भी बीच में शामिल होगा, 20 भी बीच में शामिल होगा, तो टोटल ये 11 हिस्से बनेंगे। तो रेंज का मतलब ये होगा कि हमारी जो रेंज है यानी अपर और लोअर लिमिट में कितने हिस्से बनेंगे, कितने नंबर जनरेट हो सकते हैं, ये रेंज का मतलब है। वैसे अगर अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो वो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा 10। जैसे अभी हमारे केस में लोअर लिमिट 10 थी, अपर लिमिट 20 थी, 20 में से 10 को माइनस कर दें तो टोटल आ जाता है 10। लेकिन हमें 11 हिस्से चाहिए, एक ज्यादा हिस्सा चाहिए। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि हमने 10 को भी बीच में शामिल करना है, 20 को भी शामिल करना है। तो 10 को भी अगर साथ में शामिल कर लेंगे, 20 को भी शामिल करेंगे, एक तो ऑलरेडी होगा ना, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। 10 से लेकर 20 तक टोटल 11 हिस्से बनते हैं अगर 10 को भी बीच में शामिल करें और 20 को भी, तो हमारी रेंज जो है वो 11 हिस्से हो जाएंगे। उसके बाद हमारे इस प्रोग्राम की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये सीक्रेट नंबर वाली। इसको समझना जो है ना वो बहुत जरूरी है, फिर आप समझ सकेंगे कि हमारा ये प्रोग्राम जो है सीक्रेट नंबर हमारी दी गई रेंज में जो अपने अपर और लोअर लिमिट दी है उसमें कैसे आएगा। इसकी एक एक चीज को समझना जरूरी है। इसको थोड़ा थोड़ा काम करके करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। लोअर लिमिट का तो हमें पता है कि हमारी लोअर लिमिट क्या है, जो भी हमने लोअर लिमिट दी होगी। हमारे केस में फर्ज करें अगर हमने 10 दी है, ठीक है, तो यहाँ पे तो 10 आ जाएगा। ये तो ये तो क्लियर होना चाहिए। लोअर लिमिट 10 प्लस, इससे क्या मुराद है, ये 10 प्लस हमने क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि हमारी जो वैल्यू है वो लोअर लिमिट से ऊपर होनी चाहिए, वो भी बीच में हो सकती है, ठीक है ना। लोअर लिमिट अगर फर्ज करें हमने 10 दी है तो 10 भी वैल्यू आ सकती है बीच में। अब नेक्स्ट वाला जो फंक्शन होगा वो क्या करेगा, ये मैं आपको बताता हूं कि ये रेंज मल्टीप्लाइड बाय रैंड डिवाइडेड बाय रैंड अंडरस्कोर मैक्स प्लस 1। रैंड अंडरस्कोर मैक्स जो है ये क्या करेगा, उस रेंज का जो मैक्सिमम नंबर होगा जो रैंडम नंबर जनरेट कर सकता है, जो मैक्सिमम नंबर होगा वो ये वाला होगा। ये एक कांस्टेंट है जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है वो इंटीजर के केस में हो सकती है 32,700, इसकी वैल्यू हो सकती है 32,000 समथिंग हो सकती है इंटीजर के केस में। यानी आप ये समझ लीजिए कि जो रैंडम नंबर जो भी रैंडम नंबर फंक्शन जो है ना, जो नंबर जनरेट करेगा उसकी जो हाईएस्ट लिमिट हो सकती है ना वो ये चीज होगी, ठीक है ना। फर्ज करें अगर ये 32,000 एक से लेकर 32,000 तक नंबर जनरेट कर सकता है तो इसमें जो हाईएस्ट नंबर हो सकता है वो रैंड अंडरस्कोर मैक्स के अंदर आएगा, ठीक है ना। ये कांस्टेंट है, जो भी रेंज आएगी उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो इसके अंदर आ जाएगी। अब उसमें +1 का हमने क्यों किया है कि हम उससे एक नंबर ज्यादा लेना चाहते हैं। उसकी रीजन भी मैं आपको बताता हूँ क्यों ज्यादा लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर हम +1 नहीं करेंगे तो हमारा जो मैक्सिमम रेंज वाली वैल्यू है वो यहाँ पे नहीं आ सकती, इसलिए हम जो है वो यहाँ पे +1 करेंगे। अच्छा, रैंडम नंबर वाला जो फंक्शन है ये क्या करेगा, एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा और रेंज के साथ उसको मल्टीप्लाई करेगा। रेंज के साथ उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैक्सिमम नंबर होगा उसके ऊपर उसमें एक ऐड करके
उस पे ऊपर ये डिवाइड कर देगा। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो सारी फंक्शनैलिटी है, इसका काम ये होगा कि आपकी जो रेंज बनी है, रेंज कितनी बनी थी हमारी, अगर हम लोअर और अपर लिमिट लें 10 से 20 तक, हमारी रेंज बनी 11। ठीक है, हमारी रेंज क्या बनेगी 11। अब ये क्या करेगा, 11 से नीचे नीचे कोई एक नंबर जनरेट कर देगा। ये नंबर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये नंबर याद रखें अशारिये में आएगा। ठीक है, क्योंकि अशारिये में क्यों आएगा, क्योंकि हमने इसके साथ जो ऐड किया है ना 1.0 रैंडम नंबर जो है, वैसे तो ये इंटीजर में जनरेट करेगा, रेंज भी हमारा इंटीजर में है, रैंड मैक्सिमम ये भी इंटीजर में है, लेकिन जब हम डिवाइड करने के लिए 1.0 इसके साथ कर लेते हैं ना, तो ये नंबर जो है वो हमें अशारिये के अंदर आएगा। फिर हम इसको सारे को कास्ट कर लेते हैं इंटीजर में, यानी इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर अशारी वाला जो पोर्शन है वो खत्म हो जाता है बीच में से। अच्छा, इन सब की चीजों की अगर आप इंडिविजुअली अकेले अकेले करके देखना चाहते हैं कि रेंज मल्टीप्लाइड बाय रैंड क्या होता है, तो उसको अलग से आप यहाँ प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर ये अपर लिमिट हम ये रेंज आ गई, रेंज की वैल्यू क्या आएगी, आपने दो अपर और लोअर लिमिट दे दी, रेंज कैलकुलेट है, इसको सिंपल यहाँ पे क्या करें, आप रेंज को आउटपुट करवा लें, सी आउट रेंज। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि रेंज की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, इसी तरह अगर इनमें से किसी भी पॉइंट में आपको कोई कंफ्यूजन है, आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि रेंज मल्टीप्लाइड बाय रैंड जो है ये क्या करेगा, ठीक है, ये इसकी क्या वैल्यू आएगी, तो आप यहाँ पे सिंपल सी आउट रेंज मल्टीप्लाइड बाय रैंड इस फंक्शन को प्रिंट करवा लें, ये आपको पता चल जाएगा किसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको ये नहीं समझ आ रही कि ये राउंड अंडरस्कोर मैक्स ये क्या चीज है, ठीक है, तो आप इसको सिंपल प्रिंट करवा के देख लें कि ये क्या कर रहा है, ये इसकी क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, ये आपको बता देगा। इसी तरह अगर आपको कैलकुलेशन के दौरान किसी, यानी ये तो एक थोड़ी सी कम्प्लेक्स स्टेटमेंट लिखी है, अगर आपको समझना है तो आप अकेले अकेले को भी लिख के दे सकते हैं, अकेले अकेले भी इसको जो है वो लिख के देख सकते हैं सी आउट करवा के, ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्या करेगा। दूसरे लफ्जों में ये वाली जो स्टेटमेंट है जो मैंने हाईलाइट की है, ये क्या करेगी, ये आपकी रेंज जितनी भी रेंज होगी, अगर 11 होगी, ठीक है, तो 11 तक कोई भी नंबर जनरेट कर देगी। 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितनी भी आपकी रेंज है, यानी 0 से लेकर 11 तक ये नंबर जनरेट करेगी। हर दफा नया नंबर जनरेट करेगी। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि टाइम चेंज होता रहता है, इसको जो थ्रेड या सीड जो इसको मिल रहा है वो हर दफा टाइम से कैलकुलेट हो रहा है, टाइम हर लम्हे चेंज हो रहा है, तो इस वजह से ये कभी 0 करेगा जब भी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, कभी 1 कर सकता है, कभी 9 कर सकता है, यानी इस रेंज के अंदर कोई भी नंबर जनरेट कर सकता है, ये वाला जो फंक्शन है। अब जो भी नंबर जनरेट होगा जो 0 से लेकर उस रेंज के मैक्सिमम नंबर तक होगा, उसके अंदर अगर हम लोअर लिमिट ऐड कर देंगे तो वो हमारी रेंज के अंदर आ जाएगा, यानी जो हमारी लिमिट होगी उसके अंदर आ जाएगा। फर्ज करें उसने नंबर 1 जनरेट कर दिया, लोअर लिमिट में 1 ऐड कर लेंगे, लोअर लिमिट हमारी 10 थी, तो हमारा जो सीक्रेट नंबर होगा वो 11 बन जाएगा। अगर उसने 0 जनरेट किया यहाँ पे, ठीक है, अगर उसने 0 जनरेट किया तो क्या करेगा, अगर उसने 0 जनरेट किया नंबर, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको जो है वो लोअर लिमिट में ऐड कर देगा, तो वो क्या चीज बन जाएगी, यानी लोअर लिमिट की वैल्यू 10 थी तो 10 बन जाएगा। अगर उसने जो मैक्सिमम नंबर है, हमारा मैक्सिमम नंबर जो है वो रेंज के अंदर जो है जितना भी है वो अगर उसमें किया तो लोअर लिमिट में वो ऐड कर देंगे, तो हमारा जो अपर लिमिट वाला वो नंबर बन जाएगा। ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या किया, सिंपल एक सी आउट डन का जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट करवा दी। फिर हम वो कंप्यूटर हमसे पूछ रहा है, एक स्टेटमेंट हमने प्रिंट करवाई है, प्लीज गेस द सीक्रेट नंबर इन द रेंज। ये एक स्टेटमेंट सिंपल सी आउट से हमने प्रिंट करवाई है, जो हमने डबल कोटेशन मार्क में लिखा है ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद जो लोअर लिमिट है उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और ये बीच में डैश आकर अपर लिमिट जो है उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और बाद में एक लाइन खाली चली जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद फिर क्या करेगा, वो यूजर से इनपुट लेगा,
यूजर नंबर, जो हमने ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था यूजर नंबर, ये यूजर से इनपुट लेने के लिए था। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, सिंपल नेस्टेड इफ कंडीशन लगाई है, एल्स इफ कंडीशन। चेक करें यूजर ने जो नंबर एंटर किया है, अगर तो वो सीक्रेट नंबर से बड़ा है तो फिर ये वाला मैसेज प्रिंट करवा दें। ये मैसेज क्या है, oops योर एंटर्ड नंबर इज टू हाई कंप्यूटर 1, यानी आपने जो एंटर किया है नंबर, वो कंप्यूटर ने जो नंबर सोचा था वो उससे बड़ा है, कंप्यूटर जीत गया। अच्छा, इसके एल्स के केस में एक और इफ हमने लगा दिया हुआ है, यूजर नंबर लेस देन सीक्रेट नंबर। तो अगर जो यूजर ने नंबर एंटर किया है वो छोटा है सीक्रेट नंबर से, तो फिर वो क्या करे, वो ये मैसेज प्रिंट करवा दे, योर नंबर इज टू लो, फिर भी कंप्यूटर जीत गया। अच्छा, अगर वो क्या करे कि जो यूजर ने नंबर एंटर किया है और वो सीक्रेट नंबर वही था, तो फिर वो ये मैसेज आपको कंग्रेचुलेशंस का वो प्रिंट करवा दे। ठीक है। यहाँ पे एक और काम भी हो सकता है कि यूजर ने इनपुट ही गलत दे दी है, यूजर ने नंबर देने की बजाय जो है वो या तो उस रेंज से ज्यादा नंबर दे दिया या कोई और एबीसी वगैरह जो है वो प्रिंट करवा दिया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर वो क्या करेगा, वो इनवैलिड आउटपुट जो है वो प्रिंट करवा देगा। फिर बाद में उसने क्या किया, सीक्रेट नंबर वाज सीक्रेट नंबर, एंड पे जो सीक्रेट नंबर था वो भी प्रिंट करवा दिया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल मज़ीद इंटरेस्टिंग प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।